एसके एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थिक समीक्षा 2020-21 के सार की। साथ ही कुछ टर्म्स को भी समझेंगे, जैसे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में अंतर क्या होता है, वी आकार की आर्थिक वृद्धि क्या होती है, एल आकार की वृद्धि क्या होती है, या के आकार की वृद्धि क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 11% और सांकेतिक अर्थात नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर 15.4% रहेगी, जो देश की आज़ादी के बाद सर्वाधिक है। राइट। अब हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है। दोनों में अंतर समझ लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी अर्थात सांकेतिक जीडीपी का अर्थ होता है जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना बाजार मूल्यों या करंट प्राइस पर की जाती है, तो जो जीडीपी की वैल्यू प्राप्त होती है उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। अभी हम जीडीपी को भी समझेंगे। जीडीपी क्या होता है? किसी देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का मूल्य। राइट। किसके द्वारा उत्पादित किया जा रहा है इससे मतलब नहीं है, किसी देश के अंतर्गत जितना भी उत्पादन हो रहा है, चाहे वो वस्तुओं का या सेवाओं का, उन सभी को हम उस देश की जीडीपी कहते हैं। राइट। अब हम बात करते हैं रियल जीडीपी का, वास्तविक जीडीपी। जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना आधार वर्ष के मूल्य या स्थिर प्राइस पर की जाती है, तो जीडीपी की वैल्यू जो प्राप्त होती है उसे रियल जीडीपी कहते हैं। राइट। इसमें क्या होता है कि एक आधार वर्ष होता है, मान लीजिए 2012 है, तो इसी आधार वर्ष पे जो किसी वस्तु का प्राइस होगा, उसी प्राइस के आधार पर हम आज के प्राइस को कंपेयर करेंगे। इसके अंतर्गत हम माइनस कर देते हैं इन्फ्लेशन को। राइट। जो महंगाई होती है उसे हटा देते हैं। तो जब महंगाई को हटा देते हैं तो वो आपका रियल जीडीपी आ जाता है। तो वही है इस यहाँ पे। नॉमिनल जीडीपी में देश की जीडीपी अधिक होती है क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन की वैल्यू जुड़ी होती है। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होगा, वो बड़ी होती है, वहीं रियल जीडीपी कम होती है। राइट। जैसे वहाँ पर अभी आप देख सकते थे, ये वास्तविक जीडीपी 11% और सांकेतिक 15% शो कर रहा है। राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हम इसमें बात करेंगे वो ये है कि व्यापक टीकाकरण अभियान सेवा क्षेत्र में तेजी से हो रही बेहतरी और उपभोग एवं निवेश में त्वरित वृद्धि की बदौलत वी आकार में आर्थिक विकास होगा। राइट। इसको अभी हम आगे समझेंगे। निरंतर आने वाले डेटा जैसे कि बिजली की मांग, रेल माल भाड़ा, ई वे बिल, जीएसटी संग्रह और इस्पात के उपभोग में उल्लेखनीय वृद्धि के बल पर वी आकार में आर्थिक प्रगति होगी। तो जो वी आकार में आर्थिक प्रगति हो रही उसका कारण क्या है? तो वही ये सब कारण है, इनको भी आप मेंस के पर्पज से याद रख सकते हैं। वी आकार की प्रगति क्या होती है, वी आकार का सुधार क्या होता है, यहाँ पे समझ लेते हैं। जब भी कोई अर्थव्यवस्था में विकास हो रहा होता है और उस समय यदि किसी भी कारण से मंदी आ जाती है या कोई पैंडेमिक चीज खतरा आ जाता है, तो उस दौरान जीडीपी में अचानक गिरावट दर्ज की जाती है। गिरावट दर्ज होने के बाद फिर कई सुधार किए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। उन सुधारों के आधार पर जो जीडीपी पुनः वृद्धि करती है, तो उस आधार पर एक शेप बन जाता है वी आकार का। इसी को हम वी शेप रिकवरी कहते हैं। नेक्स्ट जो एक और शेप है वो एल शेप है। इसमें क्या होता है कि यदि कोई जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई है और उसमें सुधार नहीं हुआ और उसी गिरावट के आधार पर वो लगातार आगे बढ़ती है, तो उसे एल शेप हम वृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट जो एक और है वो है के शेप। राइट। के शेप। अब इसमें क्या होता है कि कोई अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, उसमें अचानक गिरावट हुई। गिरावट के दौरान एक वर्ग तो उभर गया उससे, लेकिन एक वर्ग लगातार नीचे चला गया। तो इस प्रकार की जो भी सुधार होता है या जो इस प्रकार की वृद्धि होती है, तो उसे हम के शेप रिकवरी कहते हैं। राइट। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में वी आकार का सुधार सुधार एक प्रकार की आर्थिक मंदी और उसकी रिकवरी है, जो ग्राफ में वी आकार में प्रदर्शित होता है। वी आकार की वृद्धि में किसी अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट के बाद तेज सुधार से होता है। राइट। नेक्स्ट है, यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं आप, ये जीडीपी है, ये टाइम है। इसी टाइम के साथ जीडीपी में वृद्धि हो रही है, अचानक गिरावट हुई, फिर अचानक सुधार हुआ, फिर अचानक उसी रास्ते पे आगे जीडीपी जो हमारी है वो वृद्धि हो गई। तो जो भारत की है वो इस प्रकार की शेप यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में वी आकार का सुधार तेज आर्थिक गिरावट के बाद आर्थिक प्रदर्शन के उपायों में त्वरित और निरंतर सुधार को दर्शाता है। ये बहुत छोटे समय में आर्थिक क्रियाओं में तीव्र गिरावट को दिखाता है।
लगातार गिरावट के दौरान किए जाने वाले आर्थिक सुधारों के चलते होने वाले तीव्र सुधार के प्रदर्शन को वी आकार के ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया था। वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में होने वाली तीव्र गिरावट के बाद अब जिस तेजी से आर्थिक क्रियाकलापों में सुधार हो रहा है, उससे भारत की अर्थव्यवस्था में वी आकार का सुधार देखने को मिल रहा है। इससे 2008 की मंदी के दौरान भी वी आकार का सुधार देखा गया था। राइट, आगे जो पॉइंट है वो ये है कि आईएमएफ के अनुसार भारत अगले 2 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। राइट, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर -7.7% रहने का अनुमान है। मतलब यहाँ पे संकुचन होगा, जो हमारे उद्योग और अलग अलग सेक्टर हैं उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी, ना कि वृद्धि। राइट, इस वर्ष कृषि वृद्धि दर 3.4% होगी, जबकि उद्योग वृद्धि दर -9.6% और सेवा वृद्धि दर -8.8% रहेगी। इसको विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हम इसमें देखेंगे वो यह है कि भारत में चालू खाता अधिशेष वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी का 2% रहेगा, जो 17 वर्षों के बाद ऐतिहासिक उच्चतम स्तर है। राइट, तो जो हमारा चालू खाता है बहुत ही ज़्यादा इस वर्ष बढ़ गया है, 17 वर्षों के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर आ गया है। राइट, अब हम थोड़ी यहाँ पे जीडीपी की बात कर लेते हैं, जो मैंने अभी बताया था। वही है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू कहते हैं। भारत में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस साल में 4 दफ़ा सीएसओ साल में 4 दफ़ा जीडीपी का आकलन करता है, यानी हर तिमाही में जीडीपी का आकलन किया जाता है। हर साल ये सालाना जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी करता है। नेक्स्ट जो है ये हम इसी लेक्चर में बात करेंगे। देश में शुद्ध एफपीआई प्रवाह नवंबर 2020 में 9.8 अरब डॉलर के सर्वकालिक मासिक उच्चतम स्तर पर रहा। राइट, अब हम इसको विस्तार से देखते हैं। ये आपके मेंस के एग्जाम, पीटी के एग्जाम, आईएएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक समरी है जो हमारे आर्थिक समीक्षा की है, तो उसके हम विस्तार से यहाँ पे देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 11% और सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर 15.4% रहेगी, जो देश की आज़ादी के बाद सर्वाधिक है। व्यापक टीकाकरण अभियान, सेवा क्षेत्र में तेजी से हो रही बेहतरी और उपभोग एवं निवेश में त्वरित वृद्धि की संभावनाओं की बदौलत वी आकार जो हम समझ चुके हैं अभी, वी आकार में आर्थिक विकास संभव होगा। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश की, जिसमें कहा गया है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा से कम रहने वाले संबंधित आंकड़ों के साथ साथ कोविड-19 के उपचार में कारगर टीकों का उपयोग शुरू कर देने से देश में आर्थिक गतिविधि के निरंतर सामान्य होने की बदौलत ही आर्थिक विकास तेजी से रफ्तार पकड़ रही है। देश की बुनियादी आर्थिक तत्व अब भी मजबूत हैं, क्योंकि लॉकडाउन को क्रमिक रूप से हटाने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत मिशन के जरिए दी जा रही आवश्यक सहायता के बल पर अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूती के साथ बेहतरी के मार्ग पर अग्रसर हो गई है। इस मार्ग पर अग्रसर होने की बदौलत वर्ष 2019-20 की विकास दर की तुलना में वास्तविक जीडीपी में 2.4% की वृद्धि होगी, जिसका मतलब यही है कि अर्थव्यवस्था 2 वर्षों में ही महामारी पूर्व स्तर पर पहुंचने के साथ साथ इससे भी आगे निकल जाएगी। ये अनुमान दरअसल आईएमएफ के पूर्वानुमान के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2021-22 में 11.5% और वित्त वर्ष 2022-23 में 6.8% रहेगी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है आईएमएफ का। आईएमएफ के अनुसार भारत अगले 2 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। राइट, यहाँ पे हम मैप देख लेते हैं। मानचित्र क्या मतलब यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, उसको समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है यहाँ पे वो ये है कि जीडीपी वृद्धि दर, यहाँ पे अभी हम बात कर चुके हैं जीडीपी वृद्धि दर की, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 2020-21 में तो संकुचन देखने को मिलेगा आपको -7.7, और 2021-22 में जो वृद्धि का अनुमान है वो ये है 11% का। राइट, चालू खाता जो है 2020-21 में 3.51% पे चला जाएगा, जो कि 17 वर्षों में सर्वाधिक देखने को मिलेगा। विदेशी मुद्रा भंडार की अगर बात करोगे तो 2020-21 में 586.1 बिलियन डॉलर है। राइट, तो आपको ये भी याद रखना है। आगे जो अगर हम बात करेंगे कृषि और संबद्ध क्षेत्र की, तो वहाँ पे आपको वृद्धि 2020-21 में देखने को मिलेगी 3.4% की। राइट, औद्योगिक वृद्धि दर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे संकुचन देखने को आपको मिलेगा 9.6% का। राइट, और सेवाओं में आपको वही संकुचन देखने को मिलेगा -8.8% का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 100 साल में एक बार भारी कहर ढाने वाले इस तरह के गंभीर संकट से निपटने के लिए भारत ने अत्यंत परिपक्वता दिखाते हुए जो विभिन्न नीतिगत कदम उठाए हैं, उससे विभिन्न देशों को अनेक महत्वपूर्ण सबक मिले हैं, जिससे वे दूरदर्शी नीतियां बनाने में
बनाने से बच सकते हैं। इसके साथ ही भारत के ये नीतिगत कदम दीर्घकालिक लाभों पर फोकस करने के महत्वपूर्ण फायदों को भी दर्शाते हैं। भारत ने नियंत्रण, राजकोषीय, वित्तीय और दीर्घकालिक ढांचागत सुधारों के 4 स्तंभों वाली अनूठी रणनीति अपनाई है। राइट, तो ये आपके मेंस के लिए बढ़िया बन सकता है, मेंस के लिए अच्छा हो सकता है। देश में उभरते आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित ढंग से राजकोषीय और मौद्रिक सहायता दी गई। इसके साथ ही इस दौरान क्रमिक रूप से अनलॉक करते समय संबंधित सरकारी उपायों के राजकोषीय प्रभावों और कर्जों की निरंतरता को भी ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के दौरान सर्वाधिक असुरक्षित पाए गए लोगों को आवश्यक सहायता दी गई है। और इसके साथ ही विभिन्न वस्तुओं के उपभोग एवं निवेश को काफी बढ़ावा मिला है। अनुकूल मौद्रिक नीति से पर्याप्त तरलता सुनिश्चित हुई। इसी तरह मौद्रिक नीति के कदमों का लाभ प्रदान करते समय कर्जदारों को अस्थायी मोहलत के जरिए तत्काल राहत प्रदान की गई। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर -7.7% रहने का अनुमान है। प्रथम छमाही में 15.7% की तेज गिरावट और दूसरी छमाही में 0.1% की अत्यंत कम गिरावट को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया है। विभिन्न क्षेत्रों पर नजर डालने पर यही पता चलता है कि कृषि क्षेत्र अब भी आशा की किरण है, जबकि लोगों के आपसी संपर्क वाली सेवाओं, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए थे, जिनमें धीरे धीरे सुधार देखे जा रहे हैं। सरकारी उपभोग और शुद्ध निर्यात के बल पर ही आर्थिक विकास और ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। एक्चुअली सभी में आपको 3 सेक्टर हैं, तीनों सेक्टर में 2 सेक्टर जो आपके हैं उसमें संकुचन देखने को मिला है। केवल कृषि है जहाँ पे आपको वृद्धि देखने को मिली है। तो जीडीपी है 2021-22 में 11% का अनुमान है और अभी 2020-21 में संकुचन का अनुमान है -7.7% का। राइट, तो आगे जो है, जैसा कि अनुमान लगाया गया था कि लॉकडाउन के कारण प्रथम तिमाही में जीडीपी में -23.9% की भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं बाद में वी आकार में वृद्धि यानी निरंतर अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो दूसरी तिमाही में जीडीपी में 7.5% की अपेक्षाकृत कम गिरावट और सभी महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों में हो रही बेहतरी में प्रतिबिंबित होती है। गत जुलाई माह से ही वी आकार में आर्थिक बेहतरी निरंतर जारी है, जो प्रथम तिमाही में भारी गिरावट के बाद दूसरी तिमाही में जीडीपी में दर्ज की गई अपेक्षाकृत कम गिरावट में परिलक्षित होती है। भारत में महामारी के प्रकोप के बाद बढ़ती गतिशीलता पर ध्यान देने पर यह पता चलता है कि विभिन्न संकेत जैसे कि ई वे बिल, रेल माल भाड़ा, जीएसटी संग्रह और बिजली की मांग बढ़कर न केवल महामारी पूर्व स्तरों पर पहुंच गई है, बल्कि पिछले वर्ष के स्तरों को भी पार कर गई है। राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही को फिर से चालू कर देने और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए मासिक जीएसटी संग्रह से ये पता चलता है कि देश में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधि को किस हद तक उन्मुक्त कर दिया गया है। वाणिज्यिक प्रपत्रों की संख्या में तेज वृद्धि, यील्ड में कमी आने और एमएसएमई को मिले कर्जों में उल्लेखनीय वृद्धि से ये पता चलता है कि विभिन्न उद्यमों को अपना अस्तित्व बनाए रखने और विकसित होने के लिए व्यापक मात्रा में कर्ज मिल रहा है। आगे है, विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरी के रुख को ध्यान में रखते हुए आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वित्त वर्ष के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय मजबूती देखी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती मांग से समग्र आर्थिक गतिविधियों को सहारा मिला और इसके साथ ही तेजी से बढ़ते डिजिटल लेनदेन के रूप में उपभोग संबंधी ढांचागत बदलाव देखने को मिले। समीक्षा में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र की बदौलत वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी से लगे तेज झटकों के असर काफी कम हो जाएंगे। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर पहली तिमाही के साथ साथ दूसरी तिमाही में 3.4% रही है। सरकार द्वारा लागू किए गए विभिन्न प्रगतिशील सुधारों ने जीवंत कृषि क्षेत्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है, जो वित्त वर्ष 2020-21 में भी भारत की विकास गाथा के लिए आशा की किरण है। वित्त वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वी आकार में बेहतरी देखने को मिली। विनिर्माण क्षेत्र ने फिर से तेज रफ्तार पकड़ी। इसी तरह औद्योगिक मूल्य या उत्पादन फिर से सामान्य होने लगा। भारत का सेवा क्षेत्र महामारी के दौरान गिरावट दर्शाने के बाद फिर से बेहतरी के मार्ग पर निरंतर अग्रसर हो गया है। दिसंबर में पीएमआई सेवाओं के उत्पादन और नए कारोबार में लगातार तीसरे महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई। जोखिम न उठाने की प्रवृत्ति और कर्जों की घटती मांग के कारण वर्ष 2020-21 में बैंक कर्जों का स्तर निम्न स्तर पर बना रहा। हालांकि कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के लिए दिए गए कर्ज अक्टूबर 2019 के 7.1% से बढ़कर 2020 में 7.4% के स्तर पर पहुंच गए। अक्टूबर 2020 के दौरान निर्माण, व्यापार एवं आतिथ्य जैसे क्षेत्रों में कर्ज प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में बैंक कर्ज का प्रवाह धीमा बना रहा। सेवा क्षेत्र को कर्ज प्रवाह अक्टूबर 2019 के 6.5% से बढ़कर 2020 में 9.5% हो गया है। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण ही वर्ष 2020 में महंगाई उच्च स्तर पर बनी रही। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि दिसंबर 2020 में महंगाई दर गिरकर 4+ से -2% की लक्षित रेंज में आकर
4.6% दर्ज की गई, जबकि नवंबर में ये 6.9% थी। खाद्य पदार्थों विशेषकर सब्जियों, मोटे अनाजों, प्रोटीन युक्त उत्पादों की कीमत में गिरावट होने और पिछले वर्ष के अपेक्षाकृत कम आंकड़ों से ही संभव हो पाया। बाह्य क्षेत्र से भी भारत में विकास की काफ़ी सराहना मिला है। चालू खाते में अधिशेष वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान जीडीपी का 3.1% रहा, जो सेवा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि और कम मांग की बदौलत संभव हुआ। इस वजह से निर्यात की तुलना में आयात में तेज गिरावट दर्ज की गई। राइट। इसके परिणाम स्वरूप देश में विदेशी मुद्रा भंडार इतना बढ़ गया है कि जिससे 18 माह के आयात को कवर किया जा सकता है। जीडीपी के अनुपात के रूप में बाह्य या विदेशी ऋण मार्च 2020 के आखिर के 20.6% से मामूली बढ़कर सितंबर 2020 के आखिर में 21.6% के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि की बदौलत विदेशी मुद्रा भंडार और कुल एवं अल्पकालिक ऋण का अनुपात बेहतर हो गया। नेक्स्ट है, भारत वित्त वर्ष 2020-21 में भी पसंदीदा निवेश गंतव्य बना रहा है, जो वैश्विक निवेश को शेयरों में लगाने और उभरती अर्थव्यवस्था में तेजी से बेहतरी आने की संभावना के मद्देनजर संभव हो पाया है। देश में शुद्ध एफपीआई प्रवाह नवंबर 2020 में 9.8 अरब डॉलर के सर्वकालिक मासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो निवेशकों में फिर से जोखिम उठाने की प्रवृत्ति बढ़ने, वैश्विक स्तर पर मौद्रिक नीति को उदार बनाने और घोषित किए गए राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेजों के मद्देनजर अनुकूल यील्ड हासिल करने पर विशेष जोर देने और अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने से संभव हुआ है। भारत वर्ष 2020 में विभिन्न उभरते बाजारों में एकमात्र ऐसा देश रहा जहां इक्विटी में एफआईआई का प्रवाह हुआ। तेजी से ऊंची छलांग लगाते सेंसेक्स और निफ्टी की बदौलत भारत ने बाजार पूंजीकरण और सकल घरेलू उत्पाद अनुपात अक्टूबर 2010 के बाद पहली बार 100% के स्तर को पार कर गया। हालांकि इससे वित्तीय बाजार और वास्तविक क्षेत्र में कोई सामंजस्य न होने पर चिंता जताई जाने लगी है। वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में निर्यात में 5.8% और आयात में 11.3% की गिरावट होने की संभावना है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट। भारत में चालू खाते में अधिशेष वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी का 2% रहने की संभावना है, जो 17 वर्षों के बाद ऐतिहासिक उच्चतम स्तर है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। जहां तक आपूर्ति से जुड़ी स्थिति का सवाल है, सकल मूल्य वर्धित की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2020-21 में -7.2% रहने की संभावना है। राइट। तो आप ये भी याद रखिएगा, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में ये 3.9% आकी गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को लगे तेज झटकों का असर कृषि क्षेत्र की बदौलत कम हो जाने की संभावना है, क्योंकि इसकी वृद्धि दर 3.4% रहने की आशा है। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जबकि वित्त वर्ष के दौरान उद्योग एवं सेवा वृद्धि दर क्रमशः -9.6 और -8.8% रहने की संभावना है। आगे आर्थिक समीक्षा में ये बात रेखांकित की गई है कि वर्ष 2020 के दौरान जहां एक और कोविड-19 महामारी ने व्यापक कहर ढाया है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुस्ती गहरा जाने की आशंका है, जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सर्वाधिक गंभीर स्थिति को दर्शाती है। लॉकडाउन और सामाजिक दूरी से जुड़े विभिन्न मानकों के कारण पहले से ही धीमी पड़ रही वैश्विक अर्थव्यवस्था और भी अधिक सुस्त हो गई है। वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर आर्थिक उत्पादन में 3.5%, आईएमएफ ने जनवरी 2021 में यह अनुमान लगाया था कि गिरावट आने का अनुमान है, जो पूरी शताब्दी में सर्वाधिक गिरावट को दर्शाती है। इसे ध्यान में रखते हुए दुनिया भर की सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आवश्यक सहारा देने के लिए अनेक नीतिगत उपाय किए, जैसे कि महत्वपूर्ण नीतिगत दरों में कमी की गई, मात्रात्मक उदारीकरण उपाय किए गए, कर्जों पर गारंटी दी गई, नकद राशि हस्तांतरित की गई, राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज घोषित किए गए। राइट। भारत सरकार ने महामारी से उत्पन्न विभिन्न व्यवधानों को पहचाना और इसके साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा भारत के लिए निराशाजनक विकास अनुमानों को व्यक्त किए जाने के बीच देश की विशाल आबादी, उच्च जनसंख्या घनत्व और अपेक्षा से कम स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपने देश के लिए विशिष्ट विकास मार्ग पर चलना सुनिश्चित किया। आर्थिक समीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाया गया कि देश में महामारी का प्रकोप शुरू होने के समय ही जिस तरह काफ़ी सख्त लॉकडाउन लागू किया गया, वो ये दर्शाता है कि इससे निपटने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम कितने मायनों में अनूठे थे। पहला, महामारी विज्ञान और आर्थिक अनुसंधान दोनों से ही प्राप्त निष्कर्षों को ध्यान में रखकर नीतिगत उपाय किए गए। विशेषकर महामारी के फैलने को लेकर व्याप्त अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए सरकारी नीति के तहत हैंसन और सार्जेंट
कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अनुसंधान 2001 को लागू किया गया, राइट, जिसके तहत ऐसी नीति अपनाने की सिफारिश की गई जिसमें बेहतर विषम परिदृश्य में भी कम से कम लोगों की मृत्यु हो। अप्रत्याशित महामारी को ध्यान में रखते हुए इस बेहद विषम परिदृश्य में अनेकों जिंदगियां बचाने पर विशेष जोर दिया गया। इसके अलावा महामारी विज्ञान संबंधी अनुसंधान में विशेषकर ऐसे देश में शुरू में ही अत्यंत सख्त लॉकडाउन लागू किए जाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जहां अत्यधिक जनसंख्या घनत्व के कारण सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करना काफ़ी कठिन होता है। अतः लोगों की जिंदगियां बचाने पर फोकस करने वाली भारत की नीतिगत मानवीय उपाय के तहत ये बात रेखांकित की गई कि शुरू में ही सख्त लॉकडाउन लागू किए जाने से भले ही लोगों को थोड़े समय तक कष्ट हों, लेकिन इससे लोगों को मौत के मुंह से बचाने और आर्थिक विकास की गति तेज करने के रूप में दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होंगे। दीर्घकालिक लाभ हेतु अल्पकालिक कष्ट उठाने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले भारत द्वारा किए गए विभिन्न साहसिक उपायों से ही देश में अनेकों जिंदगी को बचाना और वी आकार में आर्थिक विकास संभव हो पाया। दूसरा, भारत ने इस बात को भी अच्छी तरह से काफ़ी पहले ही समझ लिया कि महामारी से देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की आपूर्ति और मांग दोनों ही प्रभावित हो रही हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अनेक सुधार लागू किए गए ताकि लॉकडाउन के कारण वस्तुओं की आपूर्ति में लंबे समय तक कोई खास व्यवधान ना आए। इस दृष्टि से भी भारत का ये कदम सभी प्रमुख देशों की तुलना में अनूठा साबित हुआ है। वस्तुओं की मांग बढ़ाने वाली नीति के तहत इस बात को ध्यान में रखा गया कि विभिन्न वस्तुओं, विशेषकर आवश्यक वस्तुओं की कुल मांग के बजाय बचत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो व्यापक अनिश्चितता की स्थिति में काफ़ी बढ़ जाती है। अतः महामारी के आरंभिक महीनों जिस दौरान अनिश्चितता बेहद ज़्यादा थी और लॉकडाउन के तहत आर्थिक पाबंदियां लगाई गई थीं, भारत ने आवश्यक वस्तुओं के उपभोग पर बहुमूल्य राजकोषीय संसाधन बर्बाद नहीं किया। इसके बजाय नीति में सभी आवश्यक वस्तुओं को सुनिश्चित करने पर फोकस किया। इसके तहत समाज के कमजोर तबकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित करने और 80.96 करोड़ लाभार्थी को लक्षित करने वाले विश्व के सबसे बड़े खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम आपातकालीन ऋण गारंटी योजना भी शुरू की, जिससे कि विभिन्न कंपनियों को अपने यहाँ रोजगार को बनाए रखने और अपनी देनदारियों की अदायगी पर मदद मिल सके। अनलॉक चरण जिस दौरान अनिश्चितता के समय बचत करने की जरूरत कम हो गई और आर्थिक आवाजाही बढ़ गई, भारत सरकार ने अपने राजकोषीय खर्च में काफ़ी वृद्धि कर दी। अनुकूल मौद्रिक नीति ने पर्याप्त तरलता या नकदी सुनिश्चित की और मौद्रिक नीति का लाभ लोगों को देने के लिए अस्थायी मोहलत के जरिए कर्जदारों को तत्काल राहत दी गई। अतः भारत की मांग बढ़ाने संबंधी नीति के तहत ये बात रेखांकित की गई है कि केवल बर्बादी को रोकने पर ही ब्रेक लगाया जाए और विभिन्न गतिविधियों में तेजी लाने का काम निरंतर जारी रखा जाए। वर्ष 2020 ने नोवेल कोविड-19 वायरस का व्यापक कहर पूरी दुनिया पर ढाया, जिससे लोगों की आवाजाही और सुरक्षा और सामान्य जीवन यापन सभी खतरे में पड़ गए। इस वजह से भारत सहित समूची दुनिया पूरी शताब्दी सबसे कठिन आर्थिक चुनौतियों का सामना करने पर विवश हो गई। इस महामारी का कोई इलाज या टीका न होने के कारण इस व्यापक संकट से निपटने की रणनीति सरकारों की सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति पर ही केंद्रित हो गई। जहां एक और महामारी के बढ़ते प्रकोप को नियंत्रण में रखने की अनिवार्यता महसूस की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर काबू में रखने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के तहत विभिन्न आर्थिक गतिविधियों पर लगाई गई पाबंदियों से उत्पन्न आर्थिक सुस्ती से लोगों की आजीविका भी संकट में पड़ गई। आपस में जुड़ी इन समस्याओं के कारण ही जान भी है, जहान भी है कि नीतिगत दुविधा उत्पन्न हो गई है। राइट, तो ये था आर्थिक समीक्षा के कुछ पॉइंट्स। थैंक यू सो मच।